हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। डिवीजन क्लासेस के बेसिस पे आज हम लोगों ने लाइंस के कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस देखने हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लाइंस के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे हमें क्वेश्चन बोल रहे हैं वो क्वेश्चन बोल रहे हैं ये वाला। मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ। शो दैट द टू लाइंस this is r vector equal to I cap minus j cap plus t. This is 2 I cap and this is plus k cap, and r vector equal to this is 2 I cap minus j cap plus 2 into I cap minus I cap plus j cap minus k cap are skew lines and find the distance between them. ओके, इधर आ जाओ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। आपको ये शो करना है कि जो ये दो लाइनें हैं ये स्क्यू लाइंस हैं और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं करना। तुम्हें आता है इस क्वेश्चन को करना, किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, तुम लोगों को पता है। एक लाइन को मैं स्क्यू लाइन कब बोलता हूं, तो यहाँ पे लिखो अ स्क्यू लाइन। yes, a skew line is a line which is neither intersecting nor parallel. सर ठीक है, इतनी बात तो हमें पता थी। अब आप बताओ इसको स्क्यू लाइंस कैसे प्रूव करोगे। सबसे पहले मैं इसको प्रूव करूंगा कि ये पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग देता हूँ नॉट पैरेलल, और उसके नीचे मैं चीजें लिखता हूँ। सामने मैं चीजें लिखता हूँ कि जो ये फर्स्ट लाइन है मेरी, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट लाइन क्या है, 2 0 और के 2 0 और 1 2 0 और 1। पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियो तो ये डिफाइन करते हैं। ये है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर, जहां से लाइन पास हो रही है, और ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है। ये बात तो मैंने बहुत बार समझा रखी है। यहाँ से लाइन पास हो रही है और ये उसके डायरेक्शन रेशियोज है। उसी तरीके से ये पोजीशन वेक्टर है और ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो सर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन क्या होगा, 1 1 और -1। क्या ये डायरेक्शन रेशियो जो दोनों लाइन के आए हैं, क्या ये दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बराबर हैं? सर नहीं है, बराबर नहीं है। क्योंकि ये बराबर नहीं है, सो दे आर नॉट पैरेलल। तो लिख दो, सिंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ both lines are not same, the lines are not parallel, ये लाइन पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट, सर हमें ये भी प्रूव करना है कि ये इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। तो मैंने बता रखा है इंटरसेक्टिंग नहीं है प्रूव करने के दो तरीके हैं। अच्छा तरीका कौन सा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दो। एक बात बता दूं, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होगा इसका मतलब लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग है। शॉर्टेज डिस्टेंस अगर 0 नहीं होगा इसका मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है। मेरी बात समझ में आती है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखो फॉर प्रूविंग दैट लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, we must show that the shortest distance between the lines is not 0। अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा कि वो 0 नहीं होंगे, कभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, इसका मतलब वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो सर शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखो। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, a2 minus a1 dot b1 cross b2 upon magnitude of b1 cross b2
ये फॉर्मूला होता है शॉर्टेज डिस्टेंस का, ये सब लोगों को पता है। A2 माइनस A1 निकालो। क्या दिया, क्या कर रही है, पढ़ती क्यों नहीं है? अभी तू मेरे से ये पूछ रही है, ये कितनी बार मैं करा चुका हूँ क्लासेस में। तो क्या ये शॉर्टेज डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं है जो तू कर रही है, तू पढ़ अच्छी नहीं आ रही? दिखा दे मेरे को, पता नहीं क्या बता रही है तू मेरे को। A2, अच्छा ठीक है, अभी देखते हैं क्या कराया है, दिखाओ क्या कराया है। A2 और A1 क्या है, आई कैप माइनस जे कैप है। सब लोगों के पास क्वेश्चन है, देखो 2 मिनट, दो मिनट दिया, मैं देख रहा हूँ 2 मिनट। 2i कैप माइनस जे कैप, वो तो मैं भी निकाल दूँ। फॉर्मूला नहीं पता तो ये थोड़ी ये निकाल कैसे पाएगी। ठीक है, आप देखो ये मैंने A2 और A1 की वैल्यूज लिखी है, यहाँ पे ध्यान दो। आई कैप माइनस जे कैप, ये 2i कैप माइनस जे कैप है, मैंने A2 और A1 की वैल्यू लिखी है। तो A2 माइनस A1 निकालो, सिर्फ आई कैप आएगा। हाँ जी, क्या हुआ, किसका डाउट आया? भैया इसका आंसर आ गया, वेरी गुड, आई कैप आया। B1 क्रॉस B2 करो, अब B1 क्रॉस B2। ओके, मैं देखता हूँ बेटा अगर आंसर सही है। पहली बात क्या निकाला तुमने, डिस्टेंस माइनस में नहीं होता। तेरा आंसर क्या आया है? B1 क्रॉस B2, ये क्या है, 2i 201 1 पक्का, ठीक है ना, 1 1 माइनस 1, ठीक है। निकालो जरा B1 क्रॉस B2 क्या होगा, आई कैप 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1 आएगा, ये माइनस जे कैप 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस के कैप 2 1 जा 2 माइनस आई कैप माइनस 3 प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है। तो बस अब तो कुछ नहीं करना, अब तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। अगर B1 क्रॉस B2 एक साथ ही निकालना चाहते हो मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस 9 प्लस 4 रूट 14, बस ठीक है। अब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का सीधा फॉर्मूला आपको पता ही है, दिस इज A2 माइनस A1 आई कैप डॉट, मैं देख रहा हूँ भाई जो ये मैसेज कर रहे हैं, वेरी गुड मानसी, वेरी गुड, 1/√14। मानसी भूमि का बिल्कुल ठीक आंसर है ये, 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, अपॉन में मैग्नीट्यूड है इसका √14, सो माइनस 1/√14, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो 1/√14 यूनिट्स। तो ये मेरा डिस्टेंस आएगा। क्या डिस्टेंस, जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, क्या वो 0 है? नहीं है, तो इसीलिए दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हेंस दीज आर स्क्यू लाइंस, इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्यू लाइंस बोल रहे हैं। आगे, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस भी पूछा हुआ है, डिस्टेंस तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो ये चीज ऑलरेडी निकाल चुके हो, 1/√14, उसी को नीचे लिख देना, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1/√14 यूनिट्स, ठीक है। मैंने इकट्ठा कर दिया, एक साथ कर दिया। अगर आपको अलग अलग करना है तो आप अलग अलग पार्ट बना के कर सकते हो, ऐसे करना है आप ऐसे कर दीजिए, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से बातें सभी लोगों को क्लियर होंगी, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली बात मैंने कर दी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा मेरे को, कोई क्वेश्चन में डाउट हो जो मेरे को करवाना बनता है। अगर इसका डिस्टेंस 0 आता है तो ये इंटरसेक्टिंग होती है ना, हाँ जी ये इंटरसेक्टिंग होती है भाई, शॉर्टेज डिस्टेंस ये इंटरसेक्टिंग है। इस लाइन का और इस लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, 0 ही तो होगा भाई। इस लाइन का और इस लाइन का शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम डिस्टेंस क्या होगा, 0 ही तो होगा, बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन लाइन। कौन सा, 6th क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, 2 मिनट 6, तो फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस, ये वाला क्वेश्चन। लाइंस आर 35 पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, अब जो डाउट्स हैं वो तो लेने ही है। फाइंड द, कोई बात नहीं, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, ये क्वेश्चन में बच्चों को डाउट आ रहा है, देखना, ऑफ अ लाइन
पासिंग थ्रू, जिसने किया है वो मेरे को स्टेप बताता जाएगा। वैसे ही बहुत इजी क्वेश्चन है, हमने कंप्रिहेंसिव क्लासेस में भी किया है और तुम्हारे कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए भी जरूरी रहेगा। एंड परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस, परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपने पूछ लिया। x minus 8/8 equals to y plus 19/-16 equals to z minus 10/7 and x minus 15/3 equal to y minus 29/8 equal to z minus 5/-5। सर सबसे पहले तो हमें एक बात समझ में आती है कि अगर एक लाइन दो लाइन के परपेंडिकुलर है तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, ये बात तो हमें समझ में आती है सर। तो वैसे भी आपने बता रखा है कि डायरेक्शन महत्वपूर्ण होती है, जहां से पॉइंट से गुजर रही है लाइन उसका कोई महत्व होता नहीं है। तो सर हमारे लिए पॉइंट ऑफ जो ये इंपॉर्टेंस है, पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस है, वो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो सर क्या मैं इन लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं? हाँ जी, मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर सकता हूँ। तो सर मेरे पास डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। ठीक है सर, करके देख लेते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, 8 - 16 और 7, 3, 8 और -5। क्या किसी को इस कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या? ये आपका एक वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर का जो कोफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। एक वेक्टर आ जाएगा आपके पास, वेक्टर का मतलब लाइन आ जाएगी और पॉइंट हमें दे रखा है, पॉइंट आ गया, डायरेक्शन रेशियो आ गया। मैं इक्वेशन बना दूंगा। आई कैप 16 5 का 80, 80 - 56 माइनस जे कैप 8 - 40 -21 प्लस के कैप। ध्यान से देख लेना कहीं गलत ना हो जाए, कुछ कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना होता है। -48 + 48 हो जाएगा। तो ये 80 में 56, 6 4 10 1 6 2 24 24 आई कैप माइनस प्लस 61 जे कैप एंड 64 और 48, 8 4 12 1 7 और 4 11, 112 प्लस 112 के कैप। तो मेरे पास ये वाला वेक्टर आ गया। सर इसके डायरेक्शन रेशियोज मेरे को पता चल जाएंगे, 24 64 एंड 112। सबको ये बात समझ में आती है? 61 है, सॉरी, डायरेक्शन रेशियोज आ गए इसके। अब तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्शन रेशियो आ गए तो सीधा इक्वेशन बना दो। x - 1/24 सीधा कार्टेशियन फॉर्म लिख रहा हूँ, इक्वल टू y - 2/61 इक्वल्स टू z, हाँ वेरी गुड, 112। तो सर ये कार्टेशियन इक्वेशन हो गई। कार्टेशियन इक्वेशन तो बहुत इजीली बन गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सर वेक्टर इक्वेशन भी तो इजी बनती है। हाँ जी, तो ये आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। सर ये कौन से पॉइंट लिख देते हो ऐसे ही? ये देखो ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स पहले तो वही पॉइंट आते हैं जहां से लाइन पास कर रही है, और फिर प्लस लैम्डा टाइम्स नीचे वाले 24 आई कैप प्लस 64 जे कैप एंड प्लस 11, ओहो आज 64 ही लिखा जा रहा है, 61 जे कैप एंड 112 के कैप। तो सर ये अपने हमारी वेक्टर इक्वेशन भी बनवा दी, ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन भी बना दी। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। 65 था, 65, ये 35 क्वेश्चन था, 35 मैंने कंप्लीट कर लिया है। और कोई क्वेश्चन हो तो बताएंगे सारे बच्चे। चलो कौन सा एंगल वाला कौन सा क्वेश्चन? चलो वो दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे को बताना है, मानसी को शायद इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कई लोग समझ चुके हैं, कई लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने भी नहीं किया। लास्ट क्वेश्चन दिखला देता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। मानसी ध्यान देना बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा वेरी गुड भूमि अब काम करने लग गई है, ऑनलाइन काम हो रहा है भूमि, बहुत बढ़िया। समझ में आ गई है तेरे को बात? ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए, this is -1, 8, 4 to the line joining तुम टेंशन मत लो, मैंने कर लिया भैया, मैंने कर लिया, ये वाला मेरे को आता है। मानसी मैंने हेडफोन कनेक्ट नहीं कर रखा।
मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, व्हाट्सएप पे लिख या चैट में लिख। हाँ मानसी मुझे पता है तूने कर लिया होगा, पर रिकॉर्डिंग के लिए शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसीलिए बताया है। हाँ मैंने पहले कराया था, मुझे पता है मैंने कराया था। तो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या निकालने हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने हैं, हाँ हमें कोऑर्डिनेट्स फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के निकालने हैं, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से ड्रॉ हो रहा है आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, -1,8,4, ये आपका ए पॉइंट है, यहाँ से मैं एक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये मेरे को निकालना है, ये पॉइंट मेरे को निकालना चाहता हूँ मैं, टू द लाइन जॉइनिंग, भाई ये लाइन ही तो है बीसी जिसके ऊपर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, हाँ बी और ये सी, तो बी क्या पॉइंट है 0, -1,3 और सी कौन सा पॉइंट है सर 2, -3, -1। सर अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल के बताओ कैसे निकालते हैं। सर सबसे पहले आप देखो, आप सबसे पहले देखो, अगर मैं इस वाली लाइन की इक्वेशन बना सकता हूँ, बीसी वाली लाइन की इक्वेशन बना सकता हूँ, बीसी लाइन की इक्वेशन बनाओ, तो लिखो इक्वेशन ऑफ बीसी, इक्वेशन ऑफ बीसी क्या होगा, ये कहां से पास हो रहा है, x - 0 इक्वल टू y + 1 इक्वल्स टू z - 3, यहाँ पे -0, यहाँ पे +1, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -1। क्या सबको समझ में आई है बात, ये मैंने क्या किया है, हाँ x - x1 अपॉन में x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपॉन में y2 - y1 इक्वल टू z - z1 अपॉन में z2 - z1। सबको क्लियर है, ये मैंने x1 माना है, x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 माना है। हाँ क्या हुआ, इमेज आ गई सबकी, बहुत बढ़िया। तो ये देखो x - 0/2 इक्वल टू y + 1/-2 इक्वल टू z - 3/-4 इक्वल टू लैम्डा। तो मेरा एक जनरल पॉइंट आ जाएगा ना, x की वैल्यू 2 लैम्डा, y की वैल्यू -2 लैम्डा -1, z की वैल्यू -4 लैम्डा +3, ये मेरा जनरल पॉइंट आ जाएगा 2 लैम्डा -2 लैम्डा -1 -4 लैम्डा +3। सर इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद हम लोगों को डायरेक्शन रेशियो निकालनी चाहिए, ये कोई भी पॉइंट है, मान लो AD है, तो AD का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, AD का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, हाँ 2 लैम्डा +1, हाँ -2 लैम्डा -1 -8 फिर -4 लैम्डा +3 -4। हाँ बोल क्या हुआ, ये जो इक्वेशन है ये तो बीसी की इक्वेशन है ना, एडी लाइन है, एडी तो नॉर्मल है, उसके ऊपर या परपेंडिकुलर है, बीसी की लाइन की इक्वेशन अलग बनेगी, एडी की इक्वेशन अलग बनेगी। क्या पता नहीं किसी ने खोला होगा भाई, -2 लैम्डा -9 -4 लैम्डा -1, सभी लोगों का यही आ रहा होगा मेरे हिसाब से, डायरेक्शन रेशियो मेरा एडी का आ गया ना। अब क्या हुआ, मैंने तो सेक्शन फॉर्मूला लगाकर कर दिया है, बेटा गलत करा होगा एक बार दिखा दे, भेज दे, पक्का गलत होगा, पक्का गलत होगा, लगा ही नहीं सकते इसमें तो सेक्शन फॉर्मूला। 2 लैम्डा +1 कैसे कर देते हो, -2 लैम्डा -9 और एक है -4 लैम्डा -1, ये आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया। मेरे को एक बात बताओ, सुनो आदित्य सुनो, डायरेक्शन रेशियो अगर एडी का आ गया तो डायरेक्शन रेशियो मेरे को बीडी का बीसी का तो पता ही है ना, बीसी का तो पता ही है ना, 2 -2 -4 पता है ना, ये 2 -2 -4 तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, 0 आ जाना चाहिए, तो 2 लैम्डा +1 इंटू में 2 -2 इंटू में -2 लैम्डा -9 -4 इंटू -4 लैम्डा -1 इक्वल टू 0, यही आएगा 4 लैम्डा +2 -4 लैम्डा -18 and this is +16 लैम्डा and this is +4 equal to 0। लैम्डा की वैल्यू -1 आएगी, 24 लैम्डा इक्वल टू -24 लैम्डा की वैल्यू -1। तो सर पॉइंट आ जाएगा ना, ये पॉइंट की डी जनरल इक्वेशन ही तो लिखी थी, ये डी की इक्वेशन लिखी थी ना, जनरल इक्वेशन लिखी थी, तो x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 1 और z की वैल्यू क्या आएगी, -4 + 3 7 आएगी, तो आपके पास -4 इंटू -1 4 4 + 3 7 -2 इंटू में -1 2 2 -1 1 2 इंटू में -1 इक्वल टू -2। तो ये मेरी आपकी वैल्यूज आ गई, सर आपके पास वैल्यूज आ गई, आपने करा दिया ये, तो ये आ गया -2 1 और 7, यही लिखी है ना मैंने वैल्यू। सर अब इमेज की क्या भला है, इमेज तो समझाओ क्या होता है इमेज। अरे इमेज में कुछ नहीं है, इमेज मान लो ये इमेज है
और ये मान लो ई पॉइंट है, ये मान लो अल्फा बीटा और गामा। अब यहाँ पे आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो सेक्शन फॉर्मूला लगाना चाहते हो सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, जिसको डायरेक्टली करना चाहते हो तो डायरेक्टली कर दो। अल्फा -1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, यहाँ पे क्या पॉइंट आया है 2, -2 आया क्या, -217, सो ओके सॉरी आई एम सॉरी -2, ठीक है। बीटा यहाँ पे कोई बात नहीं, जो वैल्यू आएगी वो निकाल लेना। बीटा प्लस 8/2 इक्वल टू क्या है था 1, फिर क्या है गामा प्लस 4/2 इक्वल टू 7 है ना। तो -4 नहीं, ये करो सेफर साइड पे रहो, अल्फा की वैल्यू -3, बीटा इक्वल टू 2 - 8 - 6, गामा 14 - 4 10, तो 3 -3 -6 और 10, ये आपका इमेज आ जाएगा। इसको इसी तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। अब देख लेते हैं बच्चों ने जो आंसर निकाला था वो सही है कि नहीं है। हाँ मानसिका ठीक है, भूमिका भी ठीक है, तो ठीक आया है आंसर बच्चों का। कई बच्चों ने किया था इसको अटेम्प्ट, तो सही कर दिया है। वैरायटी कराना चाह रहा हूँ इसलिए कराया है क्वेश्चन, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इमेज करा दिया है मैंने क्वेश्चन आज आप लोगों को। क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा ये क्वेश्चन है, बच्चा ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए इन स्पेस such that OA vector is inclined, very good, is inclined at 60 degree, very good, बहुत बढ़िया, to OX, हाँ जी, and at 45 degree to OY, and OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 10 यूनिट्स। तो सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्या हमें क्वेश्चन दे रहे हुए, तो वेक्टर का क्वेश्चन आपने दे दिया उठा के। हाँ मैंने वेक्टर का क्वेश्चन ही उठा के दिया, cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर कुछ भी मान लो अल्फा इक्वल टू 1, क्योंकि l स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। cos 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर अल्फा को सॉल्व करेंगे तो शायद 1/4 वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो cos अल्फा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। जब cos अल्फा की वैल्यू 1/2 आ गई तो बिल्कुल ठीक बात है, अल्फा 60 डिग्री वैल्यू ले रहा होगा। पॉइंट अब निकल जाएगा, पॉइंट हमने तो यूनिट वेक्टर निकाला है। अब हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा, हमने तो ये यूनिट वेक्टर निकाला है, आप लोगों को बताया मैंने। यूनिट वेक्टर क्या होता है, cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गामा k कैप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाँ 1/2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप प्लस 1/2 k कैप। अब ये क्या है, ये तो एक यूनिट वेक्टर है ना। अब इनको इंटू 10 करना है ना, तभी तो ये 10 यूनिट्स का बन जाएगा। मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स है, दैट्स इट, बस यही आंसर आएगा बेटा। इंटू करते हैं यूनिट वेक्टर बनाने के बाद। ये तो यूनिट वेक्टर ही निकाल दिया मैंने डायरेक्टली, ये तो यूनिट वेक्टर ही होता है, ये यूनिट वेक्टर निकला है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रिक्वायर्ड है इंटू 10, ठीक है ना। और कोई डाउट है तो बताना जरा, और कोई डाउट नहीं आया तो सारा काम कंप्लीट होना चाहिए। नहीं तेरा तो कंप्लीट है, मैं देखा था। हाँ बाकी हो गया है, एक बार दिखाना जरा। हाँ क्या, मैं बेटा पकड़ लेता हूँ, मेरे को पागल मत बनाओ। काम नहीं करते हो आधे लोग यहाँ पे, युक्तिका का काम रह जाता है थोड़ा डाउट, युक्तिका भी नहीं हुआ काम पूरा, ये नेहा भी नहीं करती है काम। ये काम पूरा नहीं है यार। अच्छा कल का काम कहाँ है ये बताओ। अच्छा मान है चलो कोई बात नहीं, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहेगा, तो लाइन तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा सबको। कल का कोई डाउट तो नहीं था, कल किसी का कोई डाउट तो नहीं रहा क्या?
कल का कोई डाउट नहीं है? कोलिनियर वाला काम कर लिया था ना, 14 वाला एग्जांपल कर लिया था, सारा हो गया था। ठीक है, फिर डाउट है? नहीं, मेरे को लगा कोई डाउट आया तो बता ना। अच्छा वो प्लेन शुरू कर लेते हैं, मेरे ख्याल से टाइम तो बच रहा है अपने पास, अपना प्लेन शुरू करते हैं। बताओ जब क्लियर है सभी लोगों को तो क्या करना है? हो भी गए? चलो तो ये मैं पीडीएफ सेव कर लेता हूँ, ये पीडीएफ मैं सेव कर लेता हूँ। चलो जो कर सकते हो कर लो, कैसे करना नहीं है उससे, क्योंकि तुम्हारा कहीं गड़बड़ कर दे वो प्रॉब्लम आ जाएगा ना। मैंने एक नया शीट ले लिया है, अब मैं प्लेन करवा रहा हूँ, क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है और हम लोग प्लेन पे आ गए। किसी को लाइन में कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ टेक्निकल पार्ट समझ में ना आया हो, मेरे से हमेशा पूछ सकता है। लाइंस मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। लाइंस में मैंने इससे पहले भी जो क्लासेस हुई हैं 2 क्लासेस, उसमें भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं लाइन के, ये वाले क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर लिए, तो क्लियर होना चाहिए प्लेन। प्लेन कर लेते हैं शुरू, ठीक है? प्लेन में कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, बातें समझ में आएंगी, ठीक है? तो फाइन आपने पिछले टेस्ट में पता क्या दिया थे, मुझे लाइन में प्लेन में एंगल नहीं होता। वो बताओ। हाँ तो वो आ नहीं रहा ना भाई, तब मेरे को पता नहीं था, मैं तो सारा एग्जॉस्टिव ही पढ़ाता हूँ। अब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पूरी पढ़ी है, कई लोग तो सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ा के छोड़ दे रहे हैं। क्या तुम तो आईआईटी वाले हो यार। क्या पता, सीबीएसई आधे से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें काट देती है। क्या पता क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या बताएं, सीबीएसई है ये। चलो ये भी बात है, सही बात है, वैसे तो नहीं डालना चाहिए। चलो ये यहाँ ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके का क्वेश्चन है। मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ आपको, प्लेन का भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन करना है प्लेन का, हमेशा लिख के आना है जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। लिखो सबसे पहले, आपको मैं तरीका समझा रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है लिख के आएंगे। नहीं, जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज गिवन बाय, हमेशा जो मैं लिख रहा हूँ ये लाइन, इस लाइन को लिखने का हैबिट डालो, इस लाइन को लिखने का हैबिट डालो, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। कई लोगों को समझ में नहीं आता है, नंबर कुछ नहीं कटता, ये मेरा तरीका है, मेरे स्टूडेंट्स को लिखना चाहिए, मेरे स्टूडेंट को लिखना चाहिए। बाकी लिखो ना लिखो, रट्टा मारते हैं कई लोग प्लेनों का, तो फिर वो दिक्कत है। मैं आज आपको इस तरीके से सिखा रहा हूँ, इसका आपको हैबिट डालना है, जनरल हैबिट, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल 0। ये लिखो जनरल इक्वेशन, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है? अब एक बात बता दूं, ये ए बी और सी जो है, ये ए बी सी जो है वो डायरेक्शन रेशियो है, x1 y1 z1 जो है वो पॉइंट है। अब ये पॉइंट तो मेरे को दे ही रखा है, तो यहाँ पे लिखो सो द इक्वेशन, क्या डी, यहाँ पे मैंने 0 मान लिया। सो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज a इंटू, भाई कंटिन्यूएशन में यही करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी राइटिंग इतनी खराब है कि प्लेन में तो वैसे ही नंबर उड़वाओगे, ठीक है? अब ये यहाँ ध्यान देना, ये चीजें लिखी ना तुमने, ये चीजें लिखी, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लो। अब ये देखो, ये बोल रहा है ये जो प्लेन है ना, ये परपेंडिकुलर है इन दोनों प्लेनों के। क्रॉस प्रोडक्ट कुछ नहीं, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का कोई सिस्टम लागू नहीं होता, वो लाइनों के लिए ही होता है। डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके 0 कर दो ना, इसका डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, इसका 1 2 और 3 है, तो a इंटू में 1 प्लस b इंटू में 2 प्लस c इंटू में 3 इक्वल्स टू 0। क्या ये बात सभी को समझ में आती है?
दूसरी वाली के भी ले रहा हूँ, ले ले भाई, दूसरी के ले ले। a इंटू में 2 प्लस b इंटू में -3 प्लस c इंटू में 4 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। सर आप पागल बना रहे हो, तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो गया है। नहीं नहीं, अब तो ये इजी हो गया है। सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमें एक बेनिफिट मिल रहा है, सेकंड और थर्ड वाली इक्वेशन से हमें एक बेनिफिट मिल रहा है। सर बेनिफिट क्या मिलेगा? डायरेक्टली ए और बी और सी का वैल्यू निकालने का तरीका समझा रहा हूँ यहाँ से। जो उस दिन नेहा बोल रही थी 3 लाइन्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये जो दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से ए बी और सी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। कैसे निकालते हैं सर? a अपॉन में ए वाली लाइन का, ए वाली लाइन को छुपा लो, ए वाली लाइन को छुपा लो, तो 2 इंटू 4 8 -9 माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू, अभी बात समझ में आई है? इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ये छुपा लो, 1 4 जा 4 -6। समझ में आया? सही तो लिखा है, तो क्या चलाया ऊपर? 1 इंटू 4 4 ही तो लिखा हूं भाई, सही लिखा है मैंने। ये डिटरमिनेंट की तरीके से करना है, ठीक है? जो मैंने समझाया है वही है। सी अपॉन में ये क्या है? 1 इंटू में -3 -4। समझ में आया कि नहीं आया? मैं दोबारा समझा रहा हूँ इस लाइन को कैसे सॉल्व करते हैं। पता नहीं क्या प्रीवियसली तुम अपने दिमाग में बिठाए हुए हो। अरे यार मैं माइनस लगा दिया हूँ ना, तो ठीक ही लिखा हूँ। अगर माइनस नहीं लगाना तो फिर उल्टा हो जाएगा वो तो उल्टा करने का जरूरत ही नहीं है। हम तो अपना जो डिटरमिनेंट पढ़ के आए हैं वैसे ही पढ़ के आएंगे ना। उस टाइम डिटरमिनेंट नहीं पढ़ाए थे तो बताया था वो बात। तो ऐसे ही होता है, ऑर्डर वाइज ही तो देखूंगा। ध्यान देना सारे लोग। ये सबसे पहले ए का वैल्यू छुपा लिया हूँ, ए ऊपर लिख दिया, ए का वैल्यू छुपा लिया हूँ। ये क्या है? इसका कोएफिशिएंट 2 4 8 है, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +9 हो गया, ठीक है? डिटरमिनेंट में याद है ना, प्लस माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट चलता था, तो यहाँ पे ऊपर माइनस भी आ गया, ऊपर माइनस भी आ गया, इसको छुपा लो। 1 4 4 -12 4 माइनस 6 सॉरी 2 3 6 4 -6 लिख दिया। फिर ये हटाओ, फिर अब ये सी को छुपा लो। 1 -3 -4 तो -7। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम हुआ? अरे ए का वैल्यू बाद में देखेंगे यार, ए का वैल्यू तो डायरेक्टली यहाँ से लिख दोगे। 8 और 9 17 माइनस बी अपॉन में ये -2 इक्वल टू सी अपॉन में -7। ए फोन में मतलब यार, ए अपॉन में 17 इक्वल टू बी अपॉन में 2 इक्वल टू सी अपॉन में -7। तो ए का वैल्यू क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या? 17। हाँ मैं लिख सकता हूँ 17, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या? अच्छा कैसे हुआ? क्या 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 चीज कैसे हुई? चलो ठीक है, इसको के मान लूं, तो ए की वैल्यू क्या बन गई? 17 के, बी की वैल्यू क्या बन गई? 2 के, सी की अच्छा -7 के। अभी समझ में आ गया? अच्छा अब ये वाली वैल्यू जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में लगाऊंगा, क्योंकि जनरल इक्वेशन सर आप लिखवा के लेके आए हो, वहीं से आप ये डिराइव करवाए हो। फर्स्ट इक्वेशन से ही डिराइव करवाए थे। मैंने पहले ही बोला है, मेरे को हैबिट डालनी है फर्स्ट इक्वेशन लिखने की, डायरेक्टली आंसर वहीं से आएगा। अच्छा फर्स्ट इक्वेशन लिखने की हैबिट डलवाई थी, तो यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा रहा हूँ अपन से। x-1 प्लस 2k इंटू y-1 प्लस -7k -7k इंटू z प्लस 1 इक्वल टू 0। सर k तो कॉमन है ना, डिवाइड में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। तो 17 इंटू x-1 प्लस 2 इंटू y-1 माइनस 7 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आ गया ना? अच्छा अब आंसर देखना, 17x माइनस 17 प्लस 2y माइनस 2 माइनस 7x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो 17x प्लस 2y माइनस, ये क्या गलत कर दिया? ये z है ना यार, ये z है ना, ये z है, माइनस 7z, यह है ना 17x प्लस 2y माइनस 7z। 9 और 17 ऐड करेंगे तो 26, ये 26 ही आ जाएगा। आ गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो ना। उसी फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर दिए हैं, जो ये डी वाला फॉर्म बोल रही थी उसी में एक्सप्रेस हो गया है ना। ax प्लस dy प्लस tz प्लस d इक्वल टू 0। पहले वो वाली इक्वेशन में नहीं डालूंगा, वो डी का वैल्यू अपने आप दे देगा इक्वेशन में। हाँ क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखना जरा,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसीडर द प्लेन्स। वैसे तो कई लोगों को आंसर पता है, कई लोगों को सॉल्व करने का तरीका भी पता है, हमारी क्लास में कई इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो ये क्वेश्चन तो कई लोग बनाते दिखेंगे मेरे को। 2x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 4। ओके, राइट द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन जो हो रही है ऑफ द अबव प्लेन्स। बहुत इजी है सर। सर इसमें कुछ नहीं करना, मैंने आप लोगों को बता रखा है, कोई भी लाइन, कोई भी प्लेन दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से अगर गुजरता है, किसी ने नोट्स अगर ढंग से पढ़े होंगे तो वो ये जरूर बता देगा P1 प्लस लैम्डा P2 होता है सर इक्वल टू 0। तो ये हर कोई बता देगा, मेरे को इसको कुछ सॉल्व करना नहीं है, मेरे को तो सिर्फ यस P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2। वेरी गुड मानसी। तो P1 आपको ये दे रखा है, दिस इज 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 10 प्लस लैम्डा टाइम्स दिस इज P2 is 2x plus 2y minus 3z minus 4 इक्वल टू 0। बस इतना ही क्वेश्चन था, इक्वेशन ही लिखनी है, कुछ लैम्डा वैम्डा के लिए सॉल्व नहीं करना है, इसमें कोई आगे कंडीशन नहीं दे रखी है। इसमें तो मेरे को सिर्फ एक चीज सिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ आगे कोई कंडीशन नहीं लिखी है, इतना ही क्वेश्चन का आंसर है ये। मतलब 3 प्लस 2 लैम्डा इंटू में x प्लस माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा इंटू में y प्लस 5 माइनस 3 लैम्डा इंटू में z प्लस माइनस 10 माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। तो जिसको यहाँ पे छोड़ना है, थोड़ा सॉल्व करके अच्छे तरीके से दिखाना है, वो दिखा सकता है जैसे मैं दिखा रहा हूँ। जिसको वहां पे छोड़ना है वो वहां पे भी छोड़ सकता है, उसको पूरे ही मार्क्स मिलेंगे। मैं इसको अगर करता तो मैं इसको इधर ही छोड़ देता। ये तो मैंने जनरल क्वेश्चन लिखा था ताकि आपको एक गो थ्रू मिल जाए इसको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर होंगी बातें। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा such that the line x minus 2 by 6 equals to y minus 1 by lambda z plus 5 by minus 4 is perpendicular to the plane 3x minus y minus 2z equals to 7। देखो ये क्वेश्चन टेक्निकली तो मेरे ख्याल से नहीं, देखो सबसे पहली बात ये है, क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए सर, क्योंकि थोड़ा एंगल से रिलेटेड है, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा एंगल से रिलेटेड है। पर सर दिक्कत ये है कि बोर्ड कुछ भी कर सकता है, तो आप हमें ये सिखाओ, क्योंकि इसमें कोई एंगल वेंगल निकालने को नहीं है, बोर्ड बोल देगा कि तो था सिलेबस में, तो दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि लाइंस के डायरेक्शन रेशियो क्या है। 6 लैम्डा और माइनस 4 है ना, और मेरे को प्लेन के बताना डायरेक्शन रेशियो 3 माइनस 1 और माइनस 2। अच्छा एक बात बताना, जब अगर मेरे को परपेंडिकुलर प्रूव करना होता है तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना, जनरली इनटू करता हूँ ना। जब अगर लाइन और लाइन होती तो भी मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लेन और प्लेन होता है तो भी मल्टीप्लाई करता हूँ, लेकिन जब लाइन और प्लेन होता है तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, तो मैं ये रेशियो लिखता हूँ a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। मैं प्रोपोर्शनेट रेशियो लिखता हूँ, यानी 6 by 3 इक्वल टू लैम्डा by -1 इक्वल टू -4 by -2। ये बात याद रखना, जब लाइन और लाइन है परपेंडिकुलर प्रूव करने, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, प्लेन और प्लेन है कर दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, हो गया 0। लेकिन अगर लाइन और प्लेन है तो रेशियो निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 इक्वल टू लैम्डा बाय -1, तो लैम्डा का वैल्यू -2 आ जाएगा। क्लियर रहेगी बात, कंप्रेहेंसिव क्लासेस में कराई हुई बात है, नोट्स में ही बात लिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द write the intercept cut off by the plane हाँ जी 2x plus y minus 5 equal to 5 minus z है minus z plus equal to 5 on the x axis।
सर एक बार इंटरसेप्ट फॉर्म भी हमें रिवाइज करा दो। इंटरसेप्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं था। वेरी गुड, x by a plus y by b plus z by c equal to 1। तो सर सबसे पहले तो ये जो 5 दिख रहा है ना मेरे को, इसको 1 बनाना है, तो 5 से डिवाइड करा दो। तो ये क्या बन जाएगा, x by 5 by 2 plus y by 5 plus z by minus 5 equal to 1। सर हमें क्या पूछा है, x एक्सिस के ऊपर कितना इंटरसेप्ट है, तो 5 by 2 है, तो द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस is 5 by 2। इंटरसेप्ट दे दिया, क्या है x एक्सिस पे 5 by 2। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ठीक है सर, आज कोई ज्यादा भारी तो नहीं हो गया सर? कर लें और कंटिन्यू? चलो बहुत बढ़िया भैया। हाँ है 30 पे लेते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लो, शॉर्ट नोट पे छोड़ रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब मुश्किल है नहीं है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन आपको यूनिट वेक्टर का निकालना है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन सिक्स आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सर एक बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। आपने हमें ये चीज बता रखी है, ये प्लेन की इक्वेशन होती है, जिसमें आपने हमें ये बताया था कि जो इसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं वही प्लेन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। यानी ये a, b, c जो होते हैं, जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर ही होता है एक तरीके से। प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल होता है, तो उसके डायरेक्शन रेशियो a, b, c आपने हमें बता रखे हैं। तो सर ये जो प्लेन की इक्वेशन है क्या बन जाएगी अल्टीमेटली, 6x माइनस 3y माइनस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो 6 माइनस 3 और माइनस 2 है, 6 माइनस 3 और ये जो माइनस 2 है, ये dr ही तो है, ये dr ही तो है। तो dr मेरे को दे रखे हैं, उसके दे रखे हैं जो लाइन मेरे ऊपर परपेंडिकुलर है, और मेरे को क्या निकालना है, मेरे को तो उसके डायरेक्शन कोसाइन ही तो निकालने हैं। ये मैंने dr तो निकाल दिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करना है, 6 अपॉन में। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, जो बताई मैंने बात, माइनस 3/7 माइनस 2/7 क्या इक्वल टू जैसे डी रखते हैं ना। देखो ये तो p है ना, अरे r डॉट n की फॉर्म दे रखी है। हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात, मैं समझ गया, क्वेश्चन का मुद्दा वो नहीं है, मैं समझ गया, बात सही बोल रहे हो। r डॉट n इक्वल टू p होना चाहिए, p पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो हो सकता है वो जो वेक्टर बन रहा हो वो वेक्टर नेगेटिव स्पेस में बन रहा हो। ठीक है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा, नेगेटिव आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो कोई लेना देना नहीं है मेरा, क्वेश्चन का सब्जेक्ट का लेना देना ही नहीं है। वो वेक्टर की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, माइनस और प्लस का साइन। उसके डिस्टेंस को भी मैं नेगेटिव लिखता हूँ अगर वो जो है ना वो मेरा नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है। तो 3D पढ़ रहा हूँ मैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहा हूँ, तो अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है तो नेगेटिव है। अब सर नेगेटिव डायरेक्शन में कब बनता है, x y और z है, अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 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 पे भी नेगेटिव बनता है डायरेक्शन। ये डायरेक्शन की जनरल बात बताई है, ये तुम्हारे रोल के लिए नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ये जनरल रूलिंग बात बताइए। ये पूछ रहे हैं फाइंड डी सी जो मतलब हमें भैया मेरे को क्या निकालना है, मेरे को डायरेक्शन को साइन निकालना है सर। इस प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर बन रहा है ना उसके ऊपर, कितना अच्छा सवाल, कितना इजी सवाल पूछ रहे हैं सर। हमें पता है प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल होता है, और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ABC होते हैं, और प्लेन के भी वही होते हैं ABC, इस प्लेन के भी ABC होते हैं। मैंने लिखाई थी ना लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स नॉर्मल। जो डायरेक्शन रेशियो प्लेन के होते हैं वही उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं, मैंने लिखाई थी ये बात, देख लेना। तो जब मैंने लाइन की इसकी प्लेन की इक्वेशन को खोला तो मेरे पास ये आ गया, तो डायरेक्शन रेशियो प्लेन का 6 माइनस 3 और माइनस 2 आ गया, तो नॉर्मल के तो डायरेक्शन रेशियो सेम ही होंगे, सेम ही होंगे ना। यही याद है कि नहीं है, सबसे पहली बात बताई थी x y z, तब फॉर्मूला बनाया था ax plus by plus cz,
प्लस डी मैंने कोई डमी माना था इक्वल टू 0, ये मैंने इक्वेशन बनाई थी ना, तब यही बोला था ना, ये एबीसी क्या है, डायरेक्शन रेशियो किसका है, ये प्लेन का है, लेकिन प्लेन के नॉर्मल का है, परपेंडिकुलर का है, तो परपेंडिकुलर का डायरेक्शन रेशियो आ गया 6 - 3 - 2, तो डायरेक्शन को साइन निकाल दिया, ये लाइन है, ये प्लेन है, तो इनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, प्रोपोर्शनेट होंगे, सिंपल एज दैट, वही कांसेप्ट लग गया, प्रोपोर्शनेट होंगे। अभी बताया ना, लाइन और प्लेन के जो लाइन और प्लेन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनेट होंगे। अभी तो बताया है, ये चीजें देखो ना, प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, इक्वल ही होते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था, समझा दिया, मेरे समझ आ गया होगा, इतना ही करते हैं आज।